फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है SGPGI लखनऊ के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, तो उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है SGPGI लखनऊ के द्वारा हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज PYQ सॉल्विंग, साथ ही साथ इसके साथ बैच के साथ आपको ई बुक जो है वो फ्री में मिलेगा। बैच का फ़ी जो है 599 नहीं बल्कि 699 है। ठीक है, बैच का फ़ी सिर्फ और सिर्फ 699 है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, फिर आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है, इस पे जो है आप लोग कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोगी को आराम पहुंचाने के लिए कौन सा कारक सबसे आवश्यक है। विच फैक्टर इज मोस्ट इसेंशियल टू प्रोवाइड कंफर्ट टू अ पेशेंट। ब्राइट लाइट्स, नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, क्लीन एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, फ्रीक्वेंट विजिटर्स। तो अगर किसी भी रोगी को जो है या आराम हमें देना है, उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है और उसका मतलब प्रॉपर मेंटल पीस ये रहो, फिजिकली भी वो ये रहे, शांत रहे, आराम उसके बॉडी को मिले, तो हमें क्या प्रोवाइड करना है उसको, तो उसको हम लोग क्लीन और एक क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। आराम के लिए शांत वातावरण, सफाई और गोपनीयता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग क्लीन और क्वाइट इन्वायरमेंट जो है व्यक्ति को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेड पोजीशनिंग से रोगी को कौन सी समस्या हो सकती है। व्हाट प्रॉब्लम कैन रिजल्ट फ्रॉम पुअर बेड पोजीशनिंग ऑफ अ पेशेंट। इंक्रीज्ड एपेटाइट, बेड सोर्स, हाई BP, बेटर स्लीप। तो अगर बेड जो है अच्छे से अगर ना रहे, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो बेड शोर कैसे होता है, तो बेड शोर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से होता है। ठीक है, तो अगर जो है बेड सही नहीं होगा तो उसके झुर्रियाँ पड़ेंगे, उस पर रिंकल्स पड़ेंगे, जिससे कि पेशेंट अगर एक ही ये में रहेगा तो उसके शरीर पर दबाव पड़ेगा, जिससे कि घाव हो सकता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है प्रॉपर बेड पोजीशनिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथ धोने का सबसे उचित समय कौन सा है। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू वॉश हैंड्स। आफ्टर ईटिंग, बिफोर पेशेंट केयर, आफ्टर रीडिंग, बिफोर टॉकिंग। तो कब हाथ धोना चाहिए, हाथ धोने का सबसे बेहतर समय कौन सा है, तो बिफोर पेशेंट केयर, रोगी की देखभाल से पहले, क्योंकि हम लोग जो है मेडिकल का ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो बिफोर पेशेंट केयर। रोगी को देखभाल से पहले जो है हाथ धोने से क्या होगा, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक पर्सनल हाइजीन का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। डेली बाथिंग, क्लीन क्लॉथ्स, लाउड म्यूज़िक, ब्रशिंग टीथ। तो इसमें से कौन एक पर्सनल हाइजीन का हिस्सा नहीं है, तो वो है हमारा लाउड म्यूजिक। ये तो सबको लगभग पता चले गया होगा, क्योंकि व्यक्तिगत सफाई में जो है क्या इंक्लूड होता है, शरीर की साफ सफाई, कपड़ों का ध्यान, ये सब शामिल होता है। तेज संगीत थोड़ी मतलब लाउड म्यूजिक से कोई पर्सनल हाइजीन थोड़ी मेंटेन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दस्त वाले रोगी को कौन सी चीज़ देना सबसे आवश्यक है। What is most important to give to a patient with diarrhea? High protein food, painkiller, ORS solution, फ्राइड फूड। तो जो डायरिया से ग्रसित है पेशेंट, तो उसे हम लोग क्या देंगे, तो उसे हम लोग ORS सोल्यूशन देंगे। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो दस्त में क्या होता है, तो शरीर में पानी और फिर मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे कि कौन पूरा करता है, तो ORS से जो है इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है हम लोग ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कब्ज से राहत के लिए क्या करना चाहिए। What should be done to relieve constipation? Drink less water, avoid fiber, increase fluid and fiber intake, lie in bed all day। तो अगर डायरिया कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, कॉन्स्टिपेशन से राहत चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें
फ्लूइड और फाइबर के इंटेक को बढ़ाना चाहिए। रेशेदार आहार और पर्याप्त पानी क्या करेंगे, तो ये जो है स्टूल पास आउट करने के प्रोसेस को इजी बनाते हैं, इसीलिए जो है कॉन्स्टिपेशन में इससे राहत मिलता है, तो इसीलिए फ्लूइड और फाइबर के इंटेक को बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इन अ फर्स्ट एड किट? बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, स्पून, सीजर्स। तो इसमें से क्या जो है एक फर्स्ट एड किट में नहीं होना चाहिए, तो वो है हमारा स्पून। ठीक है, स्पून की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि आवश्यक चिकित्सा उपकरण क्या क्या हैं, तो दवाई होती हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, बैंडेज होता है, सीजर होता है, मतलब स्पून क्या है, स्पून किचन का सामान है, तो उसकी ज़रूरत थोड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेहोश व्यक्ति को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? व्हाट शुड बी चेक्ड फर्स्ट इन एन अनकॉन्शियस पर्सन? रेयर नेम, ब्लड ग्रुप, एयरवे एंड ब्रीथिंग एज। तो अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसका हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्ति जो है सांस ले रहा है या नहीं, और उसकी जो है एयरवे जो है खुली है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो एयरवे और ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी से बात करते समय नर्स को कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाउ शुड अ नर्स बिहेव वाइल टॉकिंग टू अ पेशेंट? स्ट्रिक्ट एंड फास्ट, पोलाइट एंड काम, एंग्री एंड रूड, इग्नोरिंग। तो एक नर्स को कैसा व्यवहार करना चाहिए रोगी से बात करते समय? तो पोलाइट और काम। ठीक है, पोलाइटली और कामली जो है एक नर्स को पेशेंट के साथ बात करनी चाहिए, सहानुभूति और सम्मान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मरीज की बात ध्यान से सुनना क्या कहलाता है? वॉट इज़ इट कॉल्ड व्हेन यू लिसन टू अ पेशेंट अटेंटिवली? पैसिव हियरिंग, इग्नोरिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग। तो अगर मरीज की बात हम लोग ध्यान से सुनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रोगी की भावना और समस्या को पूरी तरह से समझने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग इसका जो है राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन? वियरिंग ज्वेलरी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, यूजिंग परफ्यूम, शेयरिंग टॉवल्स। तो संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग से है बहुत सारे इन्फेक्शंस को क्या बोलते हैं, फैलने से बचाया जा सकता है। ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा कारगर एक तरीका है। ठीक है, हाथ धोना। अब है हमारा क्वेश्चन कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म यूनिवर्सल प्रिकॉशंस मीन? ट्रीटिंग ओनली इन्फेक्टेड पेशेंट्स केयरफुली, स्टैंडर्ड सेफ्टी फॉर एवरी पेशेंट, अवॉइडिंग ग्लव्स, इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस शब्द का मतलब क्या होता है? तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि हर रोगी को संभावित संक्रमित मान करके सुरक्षा के नियम अपनाने की एडवाइस देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टैंडर्ड सेफ्टी फॉर एवरी पेशेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरिनल का प्रयोग कब कराया जाता है? व्हेन इज़ अ यूरिनल यूज्ड? व्हेन पेशेंट इज़ वॉकिंग, रोगी शौचालय नहीं जा सकता, आफ्टर बाथिंग, ड्यूरिंग मील्स। तो यूरिनल का यूज़ कब किया जाता है? तो यूरिनल का यूज़ जो है बिस्तर पर पड़े रोगियों के लिए होता है, जो कि मतलब वॉशरूम का यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए। तो व्हेन पेशेंट कैन नॉट गो टू टॉयलेट, जब वो शौचालय का नहीं जा सकता तभी जो है यूरिनल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मल त्याग में कठिनाई को क्या कहते हैं? What is the difficulty in passing stools called? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, स्वेटिंग। तो हमने ऊपर ही देखा था कि मल त्याग में अगर कठिनाई आ रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कॉन्स्टिपेशन। इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायरिया के मुख्य कारणों में क्या शामिल है? What are the main causes of diarrhea? ओवर ईटिंग, इन्फेक्शन एंड कंटामिनेटेड फूड, एक्सरसाइज, कोल्ड वेदर। तो डायरिया का सबसे मेन लक्षण क्या होता है, मेन सिम्टम्स क्या है, मेन कारण क्या है, कॉज क्या है डायरिया होने का? तो वो है इन्फेक्शन और कंटामिनेटेड फूड। दूषित पानी और भोजन के कारण, भोजन और बैक्टीरिया के कारण ही जो है डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? गिव मेडिसिन, सेव लाइफ, रिमूव इंजरी, कॉल पुलिस। तो फर्स्ट एड देने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? तो जीवन को बचाना। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति की जान बचाई जाए और उसकी जो हालत है उसकी स्थिर किया जाए, स्टेबल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CPR में R का क्या अर्थ है? व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर इन CPR? रिकवरी, रिससिटेशन, रिएक्शन। तो CPR का पूरा नाम क्या होता है? तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो R किसके लिए है? तो R है रिससिटेशन के लिए। यह क्या है? ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या है? तो यह हार्ट और फिर से श्वसन की जो क्रिया होती है उसको पुनः स्टार्ट करने की एक प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने से पहले सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? What should be checked first before transferring an injured person? Blood type, level of education, airway breathing circulation, टाइम ऑफ डे। तो अगर कोई घायल व्यक्ति है और उसे हम लोग ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग जल्दी से क्या चेक करेंगे सबसे पहले? तो हमने ऊपर ही देखा था कि सबसे पहले क्या चेक करते हैं? तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ABC। ठीक है, हमेशा जो है घायल व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने से पहले ABC की एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संचार के दौरान नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? What is the first thing a nurse should do while communicating with a patient? Turn away from patient, establish eye contact and introduce herself, use difficult medical terms, ignore questions। तो अगर क्या बोलते हैं, संचार के दौरान नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जो कन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले विश्वास और आत्मीयता से होती है। ठीक है, सबको पता है कि एक कॉन्फिडेंस से ही जो है हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो इस्टेब्लिश आई कॉन्टैक्ट एंड इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। खुद को जो है एक नर्स सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट बनाएगी, फिर खुद का परिचय जो है देगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी प्रक्रिया मरीज की बात को समझने और जवाब देने की कला है? विच प्रोसेस इज़ द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द पेशेंट? लिसनिंग पैसिवली, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। तो कौन सी प्रक्रिया जो है मरीज़ की बात को समझने और जवाब देने के लिए एक कला होती है? तो वो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, यह विशेष रूप से क्या करती है? तो पेशेंट्स की जो भावनाएं हैं उनको समझने और सही प्रतिक्रिया देने की एक प्रोसेस होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाथ धोने को कम से कम कितने सेकेंड लगने चाहिए? मिनिमम हाउ मेनी सेकेंड्स शुड हैंड वॉशिंग टेक? 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। तो WHO के अनुसार जो है मिनिमम कितना सेकेंड लगना चाहिए हाथ धोने में? तो मिनिमम जो है 20 सेकेंड। ठीक है, मिनिमम जो है हाथ को ठीक से साफ करने के लिए कम से कम 20 सेकेंड लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, WHO क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्थिति पेशाब रोकाव यूरिनरी रिटेंशन की स्थिति को दर्शाती है? विच कंडीशन इंडिकेट्स यूरिनरी रिटेंशन? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नो यूरिनेशन डिस्पाइट अर्ग, इनवॉल्यूंटरी लीकेज, पेन इन लेग। तो कौन सी स्थिति जो है पेशाब रिकाव को दर्शाती है? तो वो है नो यूरिनेशन डिस्पाइट अर्ग। पेशाब का रुक जाना या फिर मूत्राशय की रुकावट या फिर क्या करता है? तो कमज़ोरी को उसके दर्शाता है। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन को ये दर्शाता है। नो यूरिनेशन मतलब पेशाब की इच्छा होने पर भी ना आना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ पर्सनल हाइजीन? मूड स्विंग्स, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, एंगर कंट्रोल,
डिलेड रिकवरी। तो पर्सनल हाइजीन से क्या होता है, तो पर्सनल हाइजीन से जो है बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया और वायरसेस से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका एक बेनिफिट क्या है, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है, संक्रमण को ये रोकता है। पर्सनल हाइजीन अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग बैक्टीरिया और वायरस से बचे रहेंगे। अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब जो लोग नहीं मेंटेन करते, हैंड वॉशिंग नहीं, तो क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो है फैलता है, इन्फेक्शन, जो व्यक्ति है वो इन्फेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब मरीज को हिलाना डुलाना मना हो तब भी बिस्तर पर किसकी मदद ली जाती है। व्हेन अ पेशेंट इज इमोबाइल विच डिवाइस इज यूज्ड ऑन बेड फॉर टॉयलेटिंग। टॉयलेट सीट, कमोड चेयर, बेड पैन, डाइपर। तो अगर पेशेंट को हिलाना डुलाना मना है तो उसके टॉयलेटिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं बेड पे, तो हमने ऊपर ही देखा था कि बेड पैन, ठीक है। जो व्यक्ति, जो भी रोगी जो है वो बिस्तर से उठ नहीं सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते खुद, तो उनके लिए हम लोग बेड पैन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्न में से कौन सी वस्तु होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी इन फर्स्ट एड किट। कॉटन, वेजिटेबल्स, स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन। तो इनमें से क्या जो है एक फर्स्ट एड किट में होना चाहिए, तो वो है हमारा कॉटन, ठीक है। जो कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होता है, तो कॉटन्स होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, सीजर होता है। तो ये सब जो है एक मस्ट नीडेड चीज़ें होती हैं जो कि होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर करते समय वयस्क में कितनी छाती दाब, चेस्ट कॉम्प्रेशंस प्रति मिनट दी जाती है। हाउ मेनी चेस्ट कॉम्प्रेशंस पर मिनट आर गिवन इन एडल्ट सीपीआर। 30 से 40, 50 से 60, 100 से 120, 140 से 160। तो एडल्ट्स के लिए सीपीआर में कितने दिए जाते हैं कॉम्प्रेशंस, तो 100 से 120 कॉम्प्रेशंस पर मिनट देने की जो है सलाह दी जाती है, ताकि जो है हार्ट प्रॉपर फिर से रिवाइव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्स द्वारा रोगी के परिवार को समझाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नर्स कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स फैमिली। ब्लेम देम, बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोवाइड एजुकेशन, स्केयर देम, इग्नोर देम। तो नर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पेशेंट की फैमिली से बात करने का। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोवाइड एजुकेशन। संवाद के जरिए क्या होगा, तो नर्स परिवार को जो है आश्वस्त कर सकती है और इलाज की प्रक्रिया को समझ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब रोगी बोल नहीं सकता तो संवाद का सबसे अच्छा तरीका क्या है। What is the best way to communicate when a patient cannot speak? Ignore them, ask others to guess, use gestures and writing, टॉक लाउडली। अगर पेशेंट जो है वो बात नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक नर्स को क्या करना चाहिए, तो उसको जेस्चर्स और राइटिंग का इस्तेमाल करते हुए जो है पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलने की चोट पर प्राथमिक चिकित्सा में क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर बर्न इंजरीज। अप्लाई आइस डायरेक्टली, ब्रेक ब्लिस्टर्स, पॉर कोल्ड वाटर, अप्लाई टूथपेस्ट। तो जलने की चोट पे फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, तो सबसे जो जलने वाला चीज़ होती है, ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट एड होता है वो पॉर कोल्ड वाटर होता है, ठीक है। कभी भी जलने वाले ये पे भाग पे जो भी एरिया जला है उस पर हम लोग ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तो जलन कम होगा और स्किन भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि रोगी की गोपनीय जानकारी साझा करना क्या कहलाता है। शेयरिंग ए पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एथिक्स, कम्युनिकेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट एजुकेशन। तो सबको पता है कि पेशेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये कहीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है तो इसको क्या कहा जाएगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का उल्लंघन। क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी जानकारी किसी और से साझा करना एक क्या है, तो कानूनी और नैतिक रूप से ये गलत होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर क्लास